उसका मन हल्का सा हिला और उसने तुरंत महसूस किया कि अपनी ऊर्जा को संचित कर और अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ बलपूर्वक सील को तोड़ना संभव था। हालांकि बिना संदेह के ऐसा करने पर मोहन युवराज इसे तुरंत भांप लेंगे। ये उसकी पिछली जिंदगी प्रशिक्षण की यादें ताजा कर गया, जब उसने अपने साथियों के साथ इसी तरह की शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा दी थी। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की सहायता के बिना वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकता था। तेजस का शरीर छोटा और दुबला था। ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि वह रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का प्रयोग करके अपने शारीरिक विकास को नियंत्रित कर सके। हालांकि वह अच्छी तरह खा रहा था और भरपूर प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन उसे विंडवुल्फ टाउन में ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचना था। रिडेम्पशन सोसाइटी में पहुंचने के बाद उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई थी, इसलिए उसने अब अपने शारीरिक विकास को दबाने की योजना नहीं बनाई। खासकर काली सिटी में आन्या के साथ वह जानता था कि उसकी पत्नी को उनके पिछले जीवन की कोई याद नहीं होगी। इस जीवन में अगर उसे फिर से उसका दिल जीतना था तो उसे खुद को फिर से साबित करना होगा। यह आसान काम नहीं था, खासकर जब आन्या इतनी खूबसूरत थी और वह इतना साधारण था। उसे पहले अच्छी तरह से विकसित होने की जरूरत थी, कम से कम अधिक आकर्षक दिखने के लिए। दीपक भट्ट ने तेजस को इशारा किया और अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ रिडेम्पशन सोसाइटी के पीछे के रास्ते से होते हुए पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर गए। पीछे का पहाड़ बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला नहीं था, लेकिन अतिरिक्त वजन के साथ आगे बढ़ना सामान्य बच्चों के लिए आसान नहीं था। हालांकि तेजस ने अपनी शारीरिक वृद्धि को दबा रखा था, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत काफी अधिक थी। देव राजा होने के नाते वह जानता था कि किसी की साधना जितनी अधिक होती है, उसे बनाए रखने के लिए उतना ही मजबूत शरीर आवश्यक होता है। शरीर ऊर्जा का पात्र होता है। यह जितना बड़ा और कठोर होता है, उतना ही अधिक सहन कर सकता है। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक शरीर को संयमित करने में विशेष रूप से सक्षम थी, इसलिए हालांकि वह काफी दुबला था, उसकी ताकत उसके आकार से मेल नहीं खाती थी। आगे चल रहे वरिष्ठ भाई बहन भारी वजन उठाए हुए थे, फिर भी वे फुर्तीले दिख रहे थे और तेजी से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। यह पिछला पहाड़ लगभग 1000 मीटर ऊंचा था और रिडेम्पशन सोसाइटी से चढ़ाई करीब 700 मीटर थी। सौभाग्य से इलाका अपेक्षाकृत हल्का था और चढ़ाई बहुत कठिन नहीं थी। लौटने वाले आखिरी 3 लोगों को बिना भोजन के रहना पड़ता था और उन्हें दोपहर से पहले लौटना होता था। यही शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग की अनिवार्य थी। इस आउटडोर प्रशिक्षण के अलावा तुम शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा में और क्या करते हो? तेजस ने दीपक भट्ट से पूछा, जो उसके पास था। दीपक भट्ट ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोले। और क्या तरीके हैं? तेजस अभी भी उत्सुक था। दीपक भट्ट ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बकवास मत करो, अपनी ताकत बचाओ, थोड़ी देर में तुम्हें मुश्किल महसूस होगी। तेजस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चलो। जब वे पहले पहाड़ पर चढ़े तो दीपक भट्ट के माथे पर पहले से ही हल्का पसीना था। हालांकि तेजस में कोई तनाव नहीं दिख रहा था, जबकि वह उनसे छोटा था और पहली बार शारीरिक प्रशिक्षण में भाग ले रहा था। अब तक शारीरिक सहनशक्ति में अंतर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ था और हर किसी द्वारा उठाए गए वजन उनके अपने वजन के आधार पर अलग अलग थे। इस प्रकार सभी एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ से उतरना अतिरिक्त वजन के साथ चढ़ने से भी कठिन था। नीचे जाने वाला रास्ता काफी खड़ी चढ़ाई वाला था और इसके लिए सावधानी पूर्वक अपने संतुलन और ताकत पर नियंत्रण रखना पड़ता था। एक भी गलत कदम गिरने का कारण बन सकता था। तेजस ने मोहन युवराज का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि शिक्षक निकट ही हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी संभव था कि शिक्षक का ध्यान नए छात्र पर हो। पहले पहाड़ से उतरने के बाद रास्ता अपेक्षाकृत समतल हो गया। सड़क पर कांटे और घास को हटा दिया गया था, जिससे पता चलता था कि यह अक्सर उपयोग में आने वाला मार्ग था। आगे चल रहे लोग तेजी से बढ़ने लगे और उनके वजन के कारण समूह के भीतर से हाँफने की आवाजें आने लगीं। तेजस और दीपक भट्ट टीम में सबसे पीछे थे। दीपक भट्ट अपने दांतों को भींचे हुए थे और अपनी थकावट को कम करने के लिए स्थिर गति बनाए हुए थे। तेजस भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। 40 किलो वजन उसके लिए अभी कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। दीपक भट्ट के माथे पर पसीना बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि तेजस ने अपनी गति नहीं बढ़ाई, बल्कि चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। जब भी दीपक भट्ट उसकी ओर देखते तो उन्हें पता चलता कि तेजस समान गति से आगे बढ़ रहा था,
लेकिन वह अपेक्षाकृत कम थका हुआ लग रहा था और उसे बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था। जब वे दूसरे पर्वत की चोटी पर पहुंचे तो दीपक भट्ट की सांसें अस्थिर हो गई थीं। दीपक भट्ट ने कहा, यदि तुम चाहो तो मेरे बिना ही आगे बढ़ सकते हो। तेजस ने अपना सिर हिलाया। मैं मुश्किल से ही आपके साथ चल पा रहा हूं। आप कैसे हैं? दीपक भट्ट ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हर शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग मेरे लिए एक कष्टदायी परीक्षा है। शुक्र है मुझे व्यावहारिक युद्ध कक्षाओं में भाग लेने की जरूरत नहीं है। दोपहर में वापस आने के बाद मैं आराम करूंगा। लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरा पीछा करते रहे तो तुम रात का खाना मिस कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा। चलो हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। अपना कुछ वजन मुझे दे दो। दीपक भट्ट ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही काम चला सकता हूं। हालांकि शिक्षक मोहन की जरूरतें ज्यादा हैं, लेकिन वे हमारी भलाई के लिए हैं और हम सभी ये जानते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते। तेजस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और अपने छोटे भाई के प्रति उसके मन में सम्मान जागृत हो गया। पहली मुलाकात में दीपक भट्ट कुछ विलक्षण प्रतीत हुए, लेकिन तेजस ने देखा कि प्रशिक्षण और सीखने में उनकी दृढ़ता ने उसे प्रभावित किया। चलो हम दोनों साथ चलते हैं, तेजस ने उसे प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीपक भट्ट की मेहनत स्पष्ट रूप से नजर आने लगी, जबकि तेजस लगातार उनके साथ चलने में सक्षम रहा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे लोग गायब होते गए और वे पीछे रह गए। 100 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका और समतल भूमि पूरी तरह से अलग अनुभव थे, विशेषकर जब उनकी विशेष क्षमताएं सीमित थीं। चौथे पहाड़ पर पहुंचने तक दीपक भट्ट की सहनशक्ति गंभीर रूप से कम हो चुकी थी। मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ, दीपक भट्ट ने असहाय भाव से कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैं आमतौर पर शाम से पहले वापस नहीं आता। अगर तुम शारीरिक रूप से सक्षम हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। तेजस ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। दीपक भट्ट ने फिर भी सिर हिलाया। नहीं, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह सही कह रहा है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा यह तुम्हारी शारीरिक प्रशिक्षण के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। तेजस और दीपक भट्ट की आंखों के सामने एक धुंधली सी स्थिति उत्पन्न हुई और अगले ही पल मोहन युवराज बिना किसी आवाज के उनके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने अपनी कलाई हिलाई और 2 परछाइयां तेजस की ओर उछल पड़ी। तेजस ने सहजता से उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि वह जानता था कि वे 2 वजन वाले थे। ये तुम्हारे लिए 2 और वजन हैं, तुम खुद ही आगे बढ़ो। ये एक नक्शा है। मोहन युवराज ने एक लुढ़का हुआ नक्शा उसकी ओर फेंका। तेजस ने चुपचाप वजन अपनी बनियान की जेबों में रखा और दीपक भट्ट की ओर देखा, जिसने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। फिर अकादमी में मिलते हैं। तेजस ने मोहन युवराज को प्रणाम किया और फिर से उठ खड़ा हुआ और तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। दीपक भट्ट ने उसकी फुर्तीली आकृति देखकर चौंकते हुए कहा, सभी लगभग एक ही आकार के लगते हैं, उसके पास इतनी सहन शक्ति कैसे है? मोहन युवराज ने चिढ़कर कहा, क्योंकि उसकी आधारशिला मजबूत है। जल्दी उठो, नहीं तो तुम्हें कोड़े खाने पड़ेंगे। बोलते समय मोहन युवराज ने किसी तरह एक कोड़ा निकाला और उसे चटक ध्वनि के साथ हवा में घुमाया। नहीं अध्यापक मोहन, मैं जा रहा हूं। दीपक भट्ट ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया और कठिनाई से आगे बढ़ने लगा। भट्ट का पीछा न करते हुए तेजस ने अपनी गति बढ़ा दी। 7 किलो का वजन उस पर ज्यादा बोझ नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने दीपक भट्ट के साथ धीरे धीरे चलते हुए अपनी ऊर्जा बचाई थी। अब वह लंबे लंबे डग भरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे उसकी शारीरिक ऊर्जा खत्म होने लगी, उसका शरीर गर्म होने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। रक्त का संचार, उत्तेजना और मानसिक तनाव ने उसे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे वह पूरी तरह से अपनी भावनाओं को बाहर निकाल रहा हो। उसकी गति और भी बढ़ गई। कभी कभी वह नक्शे पर नजर डालता, कभी आसमान की ओर, ताकि अपनी स्थिति का पता लगा सके। फिर वह तेजी से आगे बढ़ता रहा। हालांकि दीपक भट्ट के साथ बिताए समय ने उसे पीछे धकेल दिया था और जब तक वह गंतव्य के करीब नहीं पहुंचा, तब तक चांदनी दिखाई नहीं दी।